सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के इस शो के साथ मैं मुज़म्मिल सरवरदी और मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। और अतर काज़मी साहब ने और मैंने दोनों ने ही आज सब्ज़ रंग पहना हुआ है, लेकिन शेड फ़र्क है मेरे और इनके ग्रीन। मेरा और ग्रीन है, इनका और ग्रीन है। लेकिन बहरहाल अतर काज़मी साहब, वो हनीमून तो ख़त्म हो गया मौलाना और पीटीआई का। गंडापुर पड़ गए मौलाना को, उन्होंने कहा यू टर्न लेने का बादशाह है। फिर खान साहब ने भी कुछ कहा कि जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिए हैं, उन्होंने गद्दारी की है। शायद मौलाना की बात ही वो कर रहे थे। तो ये जो पीछे इमामत में नमाज़ें पढ़ रहे थे, ये सारा हनीमून खत्म हो गया। इट एंडेड। देखिए जी, खान साहब ने तो वो अपनी पार्टी के हवाले लोगों के हवाले से कहा है कि जिन्होंने वोट दिए उन्होंने गद्दारी की है। बात ये है कि मौलाना ने जो बात की, आपने बाकी सारी बातें तो सुन ली। मौलाना ने कहा कि मेरे 11 बंदे जनाब इन्होंने उठा लेने थे और जिस किस्म की इत्तलात थी कि इन्होंने हर हालत में हुकूमत ने करवा लेना था, तो इस वजह से हमें करना पड़ा। बाकी वो सियासी जमातें हैं, वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करती रहती हैं। अली अमीन साहब की तो वैसे ही कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन हकीकत ये है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने फिगर्स जारी किए हैं, आईएमएफ ने टारगेट दिया था हर सूबे को कि आपने कुछ सरप्लस रकम अपनी शो करनी है पूरे साल के अंदर। और पहले क्वार्टर में माशाल्लाह पूरे मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज की जो हुकूमत है वो नाकाम हुई है और अली अमीन की हुकूमत ने सबसे ज्यादा परसेंटेज पे जो है वो शो किया है सरप्लस, जितना उनका टारगेट था। मरियम बीबी का जनाब टारगेट जो था पंजाब हुकूमत का, वो गालिबन 150 अरब रुपए का टारगेट था, उन्होंने अचीव करना था पहली छमाही में ये माली साल की। और 160 अरब रुपए का खसारा उनका हुआ है, 160 अरब का। इसी तरह अगर आप सिंध को देखें तो सिंध ने भी जनाब सरप्लस शो किया, काफी अच्छा शो किया। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर उन्होंने भी, खैबर पख्तूनख्वा मैं का गालिबन तो अतर काज़मी साहब, नहीं नहीं मैंने मुज़म्मिल असलम साहब का ये ट्वीट पढ़ा है जो आप तोते की तरह वापस सुना रहे हैं ना ना मुझे। ना ना, ये मुजम्मल मैंने असलम का ट्वीट नहीं है, ये ट्वीट नहीं, फाइनेंस मैं मिनिस्ट्री चाहता के फिगर्स हैं। नहीं, नहीं, ये ये फाइनेंस मुज़म्मिल मिनिस्ट्री असलम के का फिगर्स ट्वीट हैं। है। ये मुज़म्मिल असलम का ट्वीट है जो सुबह उन्हें तो झूठा मैंने है भी तो पढ़ा। बता दें, नहीं, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। झूठा है तो बता दें। नहीं, नहीं, मैंने पूरे तो देखा मुल्क है। में और पूरे वो आईएमएफ का प्लान खतरे में डाल दिया मरियम बीबी ने। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं। आपको तो पता नहीं है। मुजम्मल असलम मैंने उनकी तो ट्वीट याद है, पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुझे फिगर्स हैं। मुझे तो मुजम्मिल असलम का ट्वीट मैंने सुबह देखा और उन्होंने मरियम नवाज पे अटैक किया। अच्छी बात है जी, सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए, पहली बात। मैं जी जी प्रिंसिपली ये एग्री करता हूँ कि बयानियों की जंग से कारकर्दगी की जंग पे आना होगा, अगर इस ठीक मुल्क है। ने तरक्की करनी है। इस मुल्क को बयानिए बेचकर बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है, अब कारकर्दगी बेचने का वक़्त है। अगर केपी हुकूमत की कारकर्दगी पंजाब से बेहतर होगी तो हम यकीनन उसको दाद देंगे, लेकिन किसी बयानिए पे दाद देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये फिगर्स वेरीफ़ाई हो जाते हैं, मैं और आप अगले शो में इस फिगर पर ज़रूर बात कर लेंगे। वैसे तो देखिए ना, जिन सरकारी मुलाज़मीन को लेकर गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनको उन्होंने वन स्टेप प्रमोशन भी दी है, 10-10 हज़ार रुपया भी दिया है, उन पर फूलों की पत्तियाँ भी आई हैं, जिनमें वो कश्मीर आज़ाद करा के आए हैं या फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ के आए हैं। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमलावर थी। एक हुकूमत के मुलाज़िम दूसरी हुकूमत पर हमलावर थे। इस पर वन स्टेप प्रमोशन भी बड़ा-बड़ा गुड गवर्नेंस की बड़ी शानदार मिसाल है कि कल को मेरा मतलब है कि वफ़ाक अपने मुलाज़मीन से केपी की हुकूमत पर हमला करा दे और उसके ऊपर पेशावर पे हमला कर दें और फिर उनको वन स्टेप प्रमोशन दे दें। मुझे तो ये भी कोई रिवायत समझ नहीं आई कि पहली बात आप अपने सियासी जलसों में सरकारी मुलाज़मीन को इस्तेमाल करें। फिर आप उन सरकारी मुलाज़मीन को रिश्वत के तौर पे कि जी आपने हमारा सियासी काम किया है, वन स्टेप प्रमोशन दें। 10-10 हज़ार रुपया सरकारी फंड से दें। मेरा मतलब है, अब और सियासी जलसों में मेरा मतलब बड़ी शानदार मिसाल की गंडापुर साहब ने कायम। मेरा ख्याल है इनको तो निशान इम्तियाज़ ही मसला दे देना चाहिए। गंडापुर को इसके ऊपर पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मुजम्मल मिलना साहब, चाहिए। इशू ये है कि आपको हमला नजर आ रहा है कि जनाब 4 बंदे वज़ीर आला के साथ वहाँ पे आए थे, तो वो हमला हो गया वफाक पे। जो ये हुकूमत कर रही है और जो आप फिगर्स जिनको मुज़म्मल असलम के फिगर्स कह रहे हैं ना, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो उनके मरियम बीबी के चाचू के अंडर आती है, ये उसके फिगर्स हैं। और ये जो तजर्बा कारों ने सिर्फ यहाँ तक नहीं किया, जो चाइना के साथ इन्होंने किया,
आप जैसे दानिश्वर हमें खा गए कि जनाब इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए। पहली दफा हिस्ट्री में चाइना के एम्बेसडर ने जो पाकिस्तान में खड़े होके बयान दिया है कि सीपैक के मामले पे उन्होंने पब्लिकली तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि वहां पे डार साहब ने जो तासुर दिया गुफ्तगू करते हुए कि जी चाइना को जो है वो हमसे बड़ी दोस्ती है और वो उनको इशू नहीं है, जिस किस्म का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बात कर दी, उसके ऊपर पब्लिकली रिबट करना पड़ा। वो जो चाइना के सफीर हैं वो अपनी तकरीर छोड़ के जा चुके थे, यानी मुकम्मल कर चुके थे, उनको वापस आके वो रिबटल देना पड़ा। तो मसला ये कि जो तजर्बाकार कर रहे हैं वो सबके सामने है। अगर इस वक्त कोई हमला हो रहा है तो वो पाकिस्तान की मईशत पे नायलों की हुकूमत कर रही है। अगर कोई हमला हो रहा है तो वो मेरे आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके ऊपर ये लोग कर रहे हैं। अब ये जो दहशतगर्दी के एक्ट में इन्होंने तरमीम लेके आ रहे हैं कि बगैर मतलब के मुकदमा चलाए हुए 90 रोज के लिए कोई भी सिक्योरिटी इदारा किसी को भी उठा लेगा दहशतगर्दी की बात पे। आपको तो वैसे ही मेरे जैसे हर बंदे में दहशतगर्द नजर आता है। आप जैसा बंदा फोन कर दे, मेरी शिकायत लगा दे, मुझे वो 3 महीने उठा के ले जाएंगे। अब मैं अर्ज कर लूं, आपकी मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी, अब आप मुझे अर्ज करने का मौका देंगे। किस तरह करेंगे फिर आप? देखें, पहली बात तो आपने जो की ना कि चाइना वाली बात, देखें अगर दहशतगर्दों को वापस ना आबाद किया जाता पाकिस्तान में, तो आज यकीनन पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस सूरत हाल का जी सामना जी, ना होता। और इरशाद। जो जो दहशतगर्दी की सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है इस वक्त, जो जो जनरल फैज़ और इमरान खान का जो नैरेटिव था कि इन दहशतगर्दों को वापस लाके आबाद कर दें, उसका जो खमियाजा आज पूरी टीम, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। चीन के सफ़ीर उसी की बात कर रहे थे कि चीनियों को निशाना कराची में भी बनाया गया, उसके अलावा भी बनाया गया। और चीन को देखें ना जी, अब चाइनीज़ इस मुल्क में पूरी दुनिया से कोई भी आ जाए उसका सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। चाइनीज़ आ जाए तो एयरपोर्ट से बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के बगैर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आप ख़ास तौर पे दहशतगर्द सिर्फ़ चाइनीज़ को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकन को नहीं बना रहे, ईरानियन को नहीं बना रहे, इंडियन को नहीं बना रहे, वो यूके के नेशनल्स को नहीं बना रहे, वो सिर्फ़ चाइनीज़ को निशाना बना रहे हैं, जिस पर चाइनीज़ को भी कंसर्न है और पाकिस्तानियों को भी कंसर्न है। और मैं समझता हूँ जो चाइनीज़ सफ़ीर ने बात की है, वो कोई गलत बात तो नहीं की है कि हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन अगर हज़ारों चाइनीज़ यहाँ आएँगे और हज़ारों को सिक्योरिटी देने के जो लैप्सेज़ हैं, उसमें सूबे भी ज़िम्मेदार हैं और मरकज़ी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो चीन ने हमारे साथ किया है, उस पर आप तालियाँ ना बजाएँ, अफ़सोस का मुकाम है, जो इमरान खान और जनरल फ़याज़ इस मुल्क के साथ कर गए हैं, इन सर, दहशतगर्दों को तालियां वापस कौन बजा आज़ाद रहा कर है? गए, उसके ऊपर वो फसल आज हम काट रहे हैं। और जिस कानून की आपने बात की कि दहशतगर्दी के कानून में तरामीम की गई हैं, देखिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दहशतगर्दों को सज़ा नहीं दे पा रहे। एक तो आप हर चीज़ को खुद को दहशतगर्द समझने लग जाते हैं, आप सियासी दहशतगर्द हैं। हम असल दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। आप आप मेरी बात समझो, सहाफ़ी दहशतगर्द हैं। मुज़म्मिल साहब, रियल आप सहाफ़ी दहशतगर्द हैं। आप मैं सहाफ़ी दहशतगर्द। नहीं, रियल टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, जेट ब्लैक टेररिस्टों की बात कर रहा हूँ, कि वो उनको पाकिस्तान देखिए हमने 2014 में भी उनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी। नेशनल जी, एक्शन प्लान के तहत, सनसेट क्लॉज़ के तहत, और उनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दिलाई थी, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम-ए-इंसाफ़ उनको सज़ा देने की पोज़ीशन में नहीं था। आज भी सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, इनसे तफ़्तीश करने में निज़ाम-ए-इंसाफ़ रुकावट है, रिमांड नहीं मिलता है, बेलें हो जाती हैं, ज़मानतें हो जाती हैं, दहशतगर्द छूट जाते हैं। तो दहशतगर्दों को कानून के कटघरे में लाने के लिए और उनको सज़ा देने के लिए पूरी दुनिया ने टेररिस्ट लॉज़ बनाए हैं। ठीक है। इंडिया ने भी टाटा का लॉ मुज़म्मिल बनाया साहब, है, अगर पूरी आप दुनिया, अमेरिका ने भी बनाए हैं, सब ने जी, जी, बनाए हैं। आप अपनी तरफ ना लेके जाएँ, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मसला है, इस जी, कानून को जी। सपोर्ट करें। इस हर चीज़ की मुखालफत ना करनी शुरू हो जाया करें। जी, अतर काज़मी साहब। बात सुने मुज़म्मिल साहब, एक बार कोई भी पाकिस्तान ये है कि जान के दुश्मन जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इशू ये है कि हमने इसको किस तरीके से टैकल करना है। जिस तरह हुँ, गैर जिम्मेदाराना जो बयान दे दिया सागदार साहब ने, इशू हमें उसके ऊपर है। वैसे तो हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कुर्बानियां भी दे रही हैं, हमारे पाकिस्तान के शहरी शहीद हो रहे हैं। इसमें तो हर पाकिस्तानी चाहता है कि इन मामलात के ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन क्या ये उस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं? देखें ना, दहशत गर्दी में अगर हमने लोगों को पकड़ना है
तो पूरी पाकिस्तानी कौम कहती है कि दहशतगर्दों को पकड़ें, लेकिन जब आप इमरान खान की बहनों के ऊपर बारूदी मवाद डाल दें और दहशतगर्दी के कानून के तहत उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दें, तो मुजम्मिल साहब इसमें सियासत आ जाती है। यही तो हम कह रहे हैं, खुदारा जो जेट ब्लैक हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि जो असल दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पूरी कौम हुकूमत के पीछे खड़ी होगी। लेकिन ये सियासी बुनियादों के ऊपर जनाब ये करते हैं इस तरह की हरकतें। हर दूसरे अ, बंदे के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है सियासी। फिर आपको काजी फायज ईसा की गाड़ी के ऊपर 2 थप्पड़ जो पड़ गए, उसका गम आपको इतना लगा कि 3 दिन आप सो नहीं सके। मुझे ज़राए ने बताया कि आप रात को उठ जाते थे, जाके अपनी गाड़ी पे बार-बार हाथ फेरते थे कि किस तरह काजी की फायज ईसा की गाड़ी पे किसी ने उँगली किस तरह लगा दी। भाई यहाँ पे जो पुलिस लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी माल रोड के ऊपर, पूरे कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी पुलिस ने। तो ये होती है जनाब चीज़ें जिनकी वजह से मुल्क और कौमों को नुकसान होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि सियासत में और दहशतगर्दी में फ़र्क करें, सियासी लोगों के साथ सियासी तरीके से डील करें, जो दहशतगर्द हैं, उनके साथ आप दहशतगर्दों के तरीके से डील करें। यकीनन देखिए, सियासी जमात की पहली निशानी ये है कि वो पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखती है। सियासी और अस्करी जमात में बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि सियासी जमात पुरअमन जद्दोजहद पर कानून के दायरे में जद्दोजहद करती है, चाहे आमरीत के खिलाफ हो, चाहे जमहूरियत के लिए हो, चाहे किसी भी जगह हो। और एक अस्करी जमात की जो जद्दोजहद है, वो कानून के दायरे में नहीं होती, उसके अंदर अस्करियत नज़र आती है। जब ज़मान पार्क से पेट्रोल बम मारे जा रहे थे, तो वो पुरअमन जद्दोजहद नहीं थी। जब पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, तो वो सियासी जद्दोजहद नहीं थी, वो दहशतगर्दी थी। और फिर अगले दिन लीडर बैठ के ये भी समझा रहा था कि पेट्रोल बम बनाते कैसे हैं, मजम्मत करने की बजाय। मुझे यकीनन दुःख है कि काजी फ़ायज़ ईसा की गाड़ी पर जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं, उनको थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे। फिजिकल असॉल्ट की दुनिया में किसी जगह हम उसको कंडेम ही करेंगे, हम उसकी पिज़राई आपको अच्छा लगा होगा, अब मुझे पता लगा है आपने 1 मन मिठाई बाँटी है। उसके बाद आपने तो प इस्लामाबाद की दुकानों से मिठाई शॉर्ट हो गई, जिससे भी पूछा उसने कहा अतर का आदमी ले गया सारी मिठाई। भाई मुझे तो हर फिजिकल असॉल्ट पे दुःख होता है, सियासत में फिजिकल असॉल्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर मैंने उस दिन भी आपको कहा कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज में वहाँ 5-10 हज़ार लोग खड़े होते और वो प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज कर रहे होते काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ, तो वो अवामी एहतजाज था। 6 लोग जो कुत्तों की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे थे और गाड़ी को पढ़ रहे थे, जैसे गाड़ी कुत्ते नहीं पढ़ जाते गाड़ी को, वो सियासी दहशतगर्दी थी, वो इंसानियत नहीं थी। वो इंसानियत से मुबर्रा कदम था। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने मिठाई बांटी है, मैं वाकई नहीं सोया। मुझे दुख हुआ कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। ये कल्चर हम कौन सा ले आए हैं पाकिस्तानियों की नजर में। ऐसा नहीं, ऐसा तो कायदे आजम ने कभी अंग्रेजों के साथ नहीं किया था जैसा ये कर रहे हैं। तो यकीनन इसकी मजम्मत करनी चाहिए। सो रोना तो नहीं है मैं आपने। एक मेरी मेरी रोना नहीं है। मैं जरा आंसू साफ कर लूं। आपने रोना जो नहीं है। दास्तान रोना नहीं सुनाई, है मैं जरा आंसू, आपने। आप जरा मेरी भी सुन लें आप। आपने तो मतलब कि जो स्क्रिप्ट आपने सुनाया, तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इशू ये है कि वो इश्यू ये है कि जब का देखें, जो बात आपने ये की कि पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, जिस किस्म का एहतजाज हुआ इस तरह नहीं होना चाहिए, उससे कौन आपसे इख्तिलाफ कर सकता है? और हमने भी उसको कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम एक मामूली हालात में रह रहे हैं? क्या उस रात को आपको नींद आ गई थी जब काज़ी फ़ाज़ ईसा की अदालत में आके लोगों ने कहा था कि लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती वफ़ादारियाँ तब्दील की जा रही हैं? जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत ने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर डाका डाला, उनसे उनका हक छीन लिया और बाद में उसी अदालत में बैठ के कहा कि मेरा फैसला तो गलत इंटरप्रेट हो गया, तो भाई फिर आप मीनवाइल आप कहाँ चले गए थे? यूगोस्लाविया चले गए थे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा, पिछले दिनों जो हाजी इम्तियाज़ की भाभी ने पूरे नेशनल मीडिया पे बैठ के बताया कि उनके घर में जो कुछ हुआ, यहाँ पे जितनी दास्तानें रकम हुई वो हमारे सामने नहीं है। क्या उसके ऊपर आपको नींद आ जाती थी? यही तो गिला शिकवा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि उनका जो गैर देखिए, मामूली रवैया था इंसानी हकूक के हवाले से, डेमोक्रेटिक राइट्स के हवाले से, वो कौम को क्या बता के गए कि हर मामले में एग्ज़ेक्टिव बेहतर है। उनके ब्रदर जजेस ने कहा कि एग्ज़ेक्टिव एक्सेसिस कर रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनकी भी बात नहीं सुनी। दहशतगर्दी के जज ने लिख के बताया कि जनाब मेरे घर का घेराव हो गया, मेरे साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है, ये सब कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा की वॉच के अंडर हुआ ना, ये एतराज़ है उनके ऊपर। तो बाकी आपको 4 बंदों को गाड़ी के पीछे भागने के ऊपर तो आपको इतराज़ है, लेकिन जो यहाँ पे 24 करोड़ लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को रौंदा गया,
जो काजी साहब करके गए हैं, उनसे जब इंसानी हकूक की बात हुई तो मुजम्मिल साहब उन्होंने कहा कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ये वो कह के गए कि क्या अदालतों का काम ये होता है सर? अदालतें तो उस हीट को रोकती हैं आइन और कानून के दायरे में, लेकिन आपको उससे नींद आती रही। आप इतना सोते थे, आप इतने चैन से सोए कि आपकी नींद की मिसालें दी जाती थी कि ये सिंड्रेला बन गए थे। आपको आके हाथ लगाएगा तो सोया हुआ महल जागेगा। तो जो ही इमरान खान की बात आती है तो पूरा महल जाग जाता है। जब दूसरी तरफ बात जाती है, आप सब लोग जो है उस शहजादे और शहजादियों की तरह सो जाते हैं जो सोया हुआ महल में सोए हुए थे सारे। देखें अतर काज़मी साहब, काफ़ी लंबी आपने गुफ्तगू की और मैंने बड़ी तहम्मुल से सारी सुनी। पहली बात तो ये है कि असल में आप सब आती हैं साकिब निसार टाइप और उमर अताब बंदियाल टाइप चीफ जस्टिस के, आज इनका आइन और कानून से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रोज के 100 सू मोटिव ले लेने, कोई मेरा मतलब है किसी कोई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है तो उसका भी सू मोटिव ले लेना, जो चीफ जस्टिस का काम नहीं है। पहली बात यह है कि आप समझें जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इस काम के लिए नीचे हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, इस काम के लिए नीचे ट्रायल कोर्ट्स मौजूद हैं। आपने जितनी मिसालें दी वो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आती। जी, जी, अब वो मुकामी आपको चूँकि पटवारी, मुकामी तहसीलदार के नहीं, अंडर नहीं, वो आती है हाई सारी कोर्ट्स चीज़ें, के, देखिए आप मेरी बात समझें। मुकामी तहसीलदार। वो हाई कोर्ट्स के डोमेन में आती हैं और जब हाई कोर्ट के जजेस के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज़्यादा इख्तियार है। आप समझें, इसीलिए दिया गया है। हाई कोर्ट के वो जजेस जज को सर, अगर माफ़ कीजिएगा सर, मुज़म्मिल साहब, वो जज जिन्होंने खत लिख के बताया कि हमारे घरों भाई में कैमरे लग रहे हैं। भाई उन्होंने खत लिख के क्यों बताया? उनको अगले दिन बुलाना चाहिए था, जिस पे उनको शक था उसे जेल भेज देते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। उनको पाकिस्तान के आईन ने ताकत दी है, वो अपनी ताकत जो पाकिस्तान के आईन ने उनको दी है खुद इस्तेमाल करने से डरते हुए किसी का कंधा इस्तेमाल करना चाहते थे, जो जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। उन हर जज के पास ये कंटेम्प्ट में सजा देने का अख्तियार मौजूद है, एफआईआर दर्ज कराने का अख्तियार मौजूद है, ट्रायल करने का अख्तियार मौजूद है, उसको खत लिखने का अख्तियार नहीं है। खत सियासत के लिए लिखे जाते हैं कि अतर काज़मी जैसे लोग टॉक शोज में आकर उन खतों के ऊपर बयानियां बनाएं। खत कार्रवाई के लिए नहीं लिखे जाते, कार्रवाई खुद की जाती है जो जज का काम है। ठीक बात है, इफ यू कैन नॉट सस्टेन द हीट, बात सुने, इफ यू कैन नॉट सस्टेन द हीट डोंट कम इन द किचन। अगर आप सजा नहीं दे सकते, अगर तो आपको जज बनने का अख्तियार नहीं है। खत लिखने के लिए आप जज नहीं बने, सजा देने के लिए जज बने हैं, जिसका आईन ने आपको अख्तियार दिया है। बुलाते डीजीआईएसआई को, सजा दे देते, सेक्टर कमांडर को बुलाते, जेल भेज देते। बात सुने, हम मानते नहीं बड़े कमाल के जज हैं ये जज हैं, एक दिन जज के खिलाफ रिमार्क देते हैं, अगले दिन माफी मांग लेते हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो गुस्से में क्या गया था। सर, जो कुछ यहाँ पे होता रहा, देखिए इशू ये है कि जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। आपने कहा जी कोई बात हो गई तो अतर काज़मी आके बयानिया बना लेगा। तो आप यहाँ पे क्या कोई फलाई इदारे की कोई यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं? आप भी तो एक बात करते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, और हमारा यही होता है कि जो अवामी मौज़ूआत हैं उनके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और मुश्किल भी होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है, बड़ा रंज होता है, बड़ा जिसे कहते हैं तकलीफ के साथ। मतलब ये आसान तो नहीं है, मैं आधा घंटा आपके साथ आके बैठता हूँ, यकीनन आपको भी मसला होगा, पर मसला ये है कि इस दुख तकलीफ से जो हम गुजरते हैं उसका मकसद यही होता है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस की जाए। सर, बाकी ये तो बताएं ना कि ये डील वगैरह कोई हो रही है हुकूमत की, क्या चक्कर है? हुकूमत परेशान है कि खान साहब के साथ शायद कोई डील हो गई है, तो हुकूमत के वुज़रा जो है वो बयानात दे रहे हैं इस किस्म के। आपको लगता है कि कोई डील हो गई है? मेरे ख्याल में डील हुई है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देने के लिए आप लोग आराम से इस सियासी निज़ाम के साथ चलें। डील हुई है कि आप डी चौक पे आने की ज़रा रवश बंद करें और पाकिस्तान के निज़ाम को और पाकिस्तान को चलने दें। डील हुई है कि सियासी दहशतगर्दी से आप देखें, सियासत पर आएँ। आप उसका देखें। आप पार्लिमानी कमेटी में तो नहीं गए जिसमें चीफ जस्टिस लगना था, लेकिन अब आप जुडिशियल कमीशन में जा रहे हैं। ये डील हुई है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम को मानना है और उसके तहत काम करना है, इसीलिए आप जुडिशियल कमीशन में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए आप बाकी भी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसमें बने और इन असेंबलियों के साथ चलें। मैंने पहले भी आपको कहा कि इन असेंबलियों से तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, इनको कबूल करें, इनके साथ चलें। ये 5 साल चलना है। तो डील हुई है, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम की डील हुई है, पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी देने की डील हुई है और पीटीआई ये बात मान रही है। इसीलिए आपको अब कोई 26वीं आईनी तरमीम को कोई चैलेंज करते हुए भी नजर नहीं आ रहे, आपको डी चौक भी नहीं नजर आ रहा।
आपको मजीद कोई आगे एहतजाज भी नहीं नजर आ रहा है। एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के साथ पीटीआई चलेगी, ये डील हुई है। मैं इससे आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में जिस किस्म के बेहुदा मुकदमे में उनको रखा हुआ था अंदर, 7 महीने वो मुकदमा चला दिया, इद्दत वाला, 5 महीने अपील एक ये जज सुनता रहा, उसके बाद उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, तो इसके बाद तो उन्होंने वैसे ही छूट जाना था। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बयानिया है, तो जो पहले दिन इमरान खान साहब का बयानिया था, हो सकता है मैं उससे एग्री ना करूं, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, लेकिन मसला ये है कि बयानिया वही है जो उनका पहले दिन था। और हुकूमत के लिए बड़े मसाइल हैं, और वो मसाइल इसीलिए हैं कि लोग स्टैंड ले रहे हैं। अब वो खत लिखा गया अरकान पार्लियामेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को, मतलब कि इसमें किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई मुजम्मल सरवरदी कि उसके ऊपर ये सारे दस्तखत करते हैं ना, उस खत के ऊपर अमेरिकी कांग्रेस को बुरा भला कहते, उसमें इसहाक डार साहब करते, बिलावल साहब करते, हमजा शहबाज करते, उसमें आसिफ जरदारी करते, बख्तावर साहिबा करती, इनके किसी भी बड़े लीडर ने उस खत के ऊपर दस्तखत भी नहीं किए, और खत भी अपने ही वजीर आजम को लिख दिया कि जनाब ये है। और उसमें क्या लिखा कि इमरान खान रुज्जत पसंद है, इमरान खान तालिबान के हवाले से ये सोच रखता है, वो ख्वातीन के हवाले से ये सोच रखता है। भाई पहले आप लोग हमें बताते हैं कि वो यहूदी एजेंट है, इसराइल में उसके हक में वो जनाब कॉलम लिखे जाते हैं, इधर आप अमेरिकी कांग्रेस को ये बताना चाह रही हैं कि ये रुज्जत पसंद है, तो आपको तो समझ ही नहीं आ रही कि आपने बयानिया बनाना क्या है। और अतर एनीवे काज़मी ना अतर नहीं, जो अतर काज़मी जी, ऐसे जी। नहीं जाने दूँगा आपको, ऐसे जी, नहीं जी, जाने आए कीजिए, दूँगा। आइए। ऐसे नहीं जाने दूँगा, भागने नहीं दूँगा मैं आपको। देखें 60 अरकान कांग्रेस ने अपने सदर को खत लिखा, जी, उन्होंने जी। कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नहीं लिखा। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने अपने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा। इस तरह उनका खत जो है मीडिया में आप जैसे दोस्तों को बयानिया बनाने के लिए मिला, वैसे उसका जवाब जो है वो उस इन अरकान पार्लियामेंट उन जो 60 अरकान कांग्रेस ने उनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दस्तखत नहीं किए हुए थे, सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस ने दस्तखत नहीं किए हुए थे, तो उस पे को व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दस्तखत नहीं किए हुए थे, उस पे सेक्रेटरी ला के उनके दस्तखत नहीं थे। वो हुकूमत का खत नहीं था अरकान कांग्रेस का, और गवर्नमेंट पार्टी के अरकान कोई भी उसमें उसका दस्तखत नहीं था। डिप्लोमेसी में ऐसे ही रेसिप्रोकेट किया जाता है। जैसा जैसा सवाल आता सर है मियां वैसा साहब कौन से जवाब हुकूमत में हैं? मैं नहीं, नहीं उनकी बिलावल पार्टी हुकूमत कौन से में सरकारी ओ ओहदा है? भाई कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव तो अलग नहीं, है। नहीं बला मुजम्मल नहीं, साहब नहीं, आप नहीं। जो है ना, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप इसको जो है ना, अब वो आपने नहीं, एप्पल नहीं और आप ऑरेंज ऐसे की नहीं, बात होती आप है। समझ यहाँ नहीं पे तो आप असल ना में मुजम्मल आपका साहब खजूर और जमहूरियत पर तरबूज का मुआवजा कर रहे हैं। आपका जमहूरियत पर से तबार उठ गया है, आपका डिप्लोमेसी पर से तबार उठ गया है। आपको चाइनीज सफीर की तकरीर बहुत अच्छी लगी, दिल को भाई। आपको तर्जुमान दफ्तर खारजा का उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, वो आपके दिल पर साड़ डाल गया, और चाइनीज सफीर की तकरीर ने आपके दिल को बाग बाग कर दिया। 60 अरकान कांग्रेस के खत ने आपके दिल को बाग बाग किया, पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट के जवाब ने आपके दिल में फफोले डाल दिए। मैं समझता हूँ ये सब कुछ, मुझे अंदाजा है इसका। अच्छा, इसमें मसला ये है कि वो कांग्रेस फॉर्म 47 पे नहीं आई हुई। इसमें जितने हाँ। हुकूम के दस्तखत हैं उसमें देखें कितनों के हलकों के हवाले से मुकदमात है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा जमहूरियत पे से वो इतबार उठ गया है, ये हो गया, वो हो गया। मेरे ख्याल में अब टाइम भी काफ़ी हो गया है। इससे पहले कि आपसे बात करके मेरा सहाफ़त के ऊपर से इतबार उठ जाए और मैं दिल बर्दाश्ता हो जाऊँ और मैं इधर ही क्विट कर दूँ, तो मेरे ख्याल में अब हमें जो है इसको बंद करना चाहिए आज की इस वीडियो को। ओके, ओके। मिलते बहुत हैं आपसे बहुत शुक्रिया मंडे को मिलते मुज़म्मल हैं साहब, वंस मंडे। अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर मुझे बुलाया, मौका दिया और आपने अपना भी मौक़िफ़ रखा, जो मेरा भी मौक़िफ़ सुना। थैंक यू।